दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके का यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। देखते हैं कि आज जीके में कितनी तैयारी आप लोग करके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने बता दिया है कि हमारे टेलीग्राम से आपको फ्री PDF जो कि आपको नोट्स के रूप में प्राप्त हो सकती हैं। आपको हिंदी की फुल नोट्स होगी, इंग्लिश की भी मिल जाएगी, साथ में आपको ज्योग्राफी की भी, पॉलिटी की भी नोट्स आप मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पे देव जीके ट्रिक सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। प्राचीनतम राजवंश, और यहाँ पर याद रखिएगा प्राचीनतम राजवंश, साथ में जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला आपका हो जाएगा मौर्य। ठीक है, कौन राजवंश से सबसे प्राचीनतम है? तो आपका मौर्य है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। अगला है चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखो चीन तो रहता ही है, उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? आपका भारत, जो कि दूसरा नंबर हो जाएगा, अर्थात द्वितीय स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर बिहू जो कि आपके असम का है, पोंगल आपके तमिलनाडु का है, बैसाखी पंजाब का है, लेकिन ओणम दिया है, ओणम आंध्र प्रदेश दिया है, जो कि आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का है आप लोग कमेंट करिए फटाफट, ओणम कहाँ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी, किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ भी अंग्रेजों का युद्ध हुआ था ना, तो वही आपके यहाँ पर देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच आपकी सुगौली की संधि हुई थी। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है और ऐसे क्वेश्चन अब आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन है। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देख लीजिए। खनिज संपदा है, मृदा संरचना है, प्राकृतिक है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करने वाला तत्व है वो आपकी जलवायु है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जलवायु। अगला है विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित आपके रामेश्वरम में। ठीक है, रामेश्वरम में स्थित है। आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा, यहाँ पर देखो लोकसभा दिया है ना, राज्यसभा तो दिया नहीं है, लोकसभा दिया है। और आंग्ल भारतीय समुदाय कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो आपका 7 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा में 2 हो जाते हैं और जो राज्यसभा होता है वहाँ पर राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं वो 12 लोगों करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे। देखो क्वेश्चन घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया है कि जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे। तो आपको पता है कि अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। तो उनके पहले कौन थे? उनके पहले कौन थे? तो आपके पार्श्वनाथ थे। ठीक है, कौन थे? आपके पार्श्वनाथ थे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखो डायरेक्ट दिया है और थोड़ा कंफ्यूज कर सकता था, है ना। तो यहाँ पर पार्श्वनाथ हो जाएगा। अगला है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? तो कपिल मुनि इनके द्वारा जो है वो आपकी कौन है? सांख्य दर्शन। ठीक है, कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तमिल जो आपकी है वो प्रमुख भाषा आपकी है। यहाँ पर जो देश आपका है याद रखिएगा, यहाँ पर सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर, यहाँ पर सिंगापुर में भी तमिल एक प्रमुख भाषा है। और याद रखिए मॉरिशस में आपकी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है।
एलोरा स्थित जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण जो जाता है वो किसे आता है, किसने बनवाया था? तो यहाँ पर राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एलोरा स्थित जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? भुगतान संतुलन की विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो 12 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, अवमूल्यन। ठीक है, जब भी भुगतान संतुलन विपरीत होने की दशा में जो सुधारने की स्थिति होती है तो मुद्रा को अवमूल्यन कर देते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि अगर किसी देश की जो मुद्रा है वो हमारे यहाँ से उच्च है और उसकी तुलना में हमारी मुद्रा बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है तो उस समय मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं। बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ से युद्ध हुआ और चित्तौड़ की संधि की गई। ये महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो आपके जहांगीर के काल में था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो आपके साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ दांडी यात्रा और यहाँ पर जो दूरी आपकी थी ये थी 385 किलोमीटर। ठीक है, 385 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको कमेंट करिएगा कि गांधी जी के साथ अर्थात जो सत्याग्रह आंदोलन था उसमें कितने लोग यहाँ पर भाग लिया था, कितने लोगों ने इन गांधी जी के साथ गए थे। ठीक है, गांधी जी को साथ लेकर पूरे काउंट करके बताइए। देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी। चलिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? 15 का जवाब। काला कानून किसे कहा था भाई? तो जो रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था। ये बिना वकील बिना दलील वाला कह सकते हैं कानून था, जिसको संदिग्ध पाते थे उसको जेल में डाल देते थे, है ना। ये आपका रॉलेट एक्ट था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय जो था वो आपको कौन था? तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद कहलाती है। विदेशी संस्था निवेशकों द्वारा, जो विदेशी संस्था निवेशक हैं उनमें से भारतीय कंपनियों के जो शेयर हैं और ब्रांडों को जो खरीद कहलाती है, ये जो कहलाती है क्या, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है बीटी बीज का संबंध है। बीटी बीज का जो संबंध है आपके किससे है? तो बीटी बीज का संबंध है कपास से। ठीक है, कपास से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? 19 का जवाब। और 19 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा वियना में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो आपका है मुख्यालय वो वियना में है और परमाणु परीक्षण के लिए पहले यहाँ पर किया भी गया। ठीक है, तो आपका वियना में है और इसके बाद परमाणु ना बनाया जाए इसके लिए भी संगठन में जो वियना में है। ठीक है, अगला है कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऐसी कौन सी फसल है जो रेशा उत्पन्न करती है? रेशेदार फसल। देखो यहाँ पर 20 में जूट दिया है, गन्ना तो आपको हो नहीं सकता है ना। फिर आपको क्या दिया है? कपास, मक्का, तंबाकू। देखो आगे ये नहीं हो सकता। कपास, सन, जूट। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। कपास, सन, जूट ये जो आपके हैं ये आपके रेशेदार होते हैं। ठीक है, अगला है पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है। पवन वेग, पवन वेग जो संबंधित है ये दाब प्रवणता पर आधारित होती है। याद रखिएगा कि जो पवनें होती हैं वो दाब के ऊपर डिपेंड करती हैं। जहाँ का प्रेशर कम हो जाता है उसी की तरफ हवाएं भागने लगती हैं। देखते हैं टेम्परेचर समुद्र में और पृथ्वी में हवाएं जो चलती हैं वो किस उद्देश्य से चलती हैं? जहाँ का दाब कम हो जाता है तो उधर से हवाएं ढकेलने लगती हैं, इस हिसाब से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन एक आया था इसी प्रकार का था। तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर भारतीय आंग्ल समुदाय के लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं कि दो होते हैं प्रतिनिधि, उनको यहाँ पर शामिल कर लेते हैं लोकसभा में। ठीक है, अगला है भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो देखो भारत का राष्ट्रपति बनना बहुत आसान है। बहुत आसान मतलब है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है ना। जिस प्रकार से अकबर बिना पढ़ा लिखा था और प्रशासन को बहुत अच्छी तरीके से चलाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति बिना पढ़े लिखे हो सकते हैं। लेकिन जो लोग सरकार को चला रहे हैं, अगर वो लोग ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो सरकार कैसे चलेगी, है ना। वो शिक्षा के क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा कहीं ना कहीं देखा जाए ज़रूरी है, और हमारे अकॉर्डिंग जो राजनीति है इसको भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके पहुंचा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे IAS BCS होते हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ ही होते हैं। लेकिन जो पार्टी के नेता होते हैं इनको भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाया जाए तो कितना अच्छा हो। तब इनको लगेगा कि नहीं, एजुकेशन भी महत्वपूर्ण है, एजुकेशन ही सबसे बड़ी संपत्ति है और एजुकेशन के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता है ना। सब क्षेत्र को कवर किया सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो 23 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। जवाब आपका सी नंबर 35 वर्ष। याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है ना, उन लोगों की उम्र क्या होती है, 35 वर्ष। और जो राज्यपाल होता है इनकी भी उम्र कितनी होती है, 35 वर्ष बनने के लिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट होते हैं। अगला है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। किसने कहा था भाई यहाँ पर। और यहाँ पर 24 का ऑप्शन राइट आपका जो जवाब हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर, ये अरस्तु ने कहा था। ठीक है, अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देता है या गंवा देगा यदि वह सत्रों में से निरंतर अनुपस्थित रहे। अगर कोई संसद सदस्य बन चुका है और कितने दिन बिना बताए वो गायब रहता है तो उसको संसद की सदस्यता आपकी हट जाती है। तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा पर बी नंबर, 60 दिनों तक। ठीक है, 60 दिनों तक अगर कह सकते हैं कि अगर नहीं रहता है तो सदस्यता आपकी गंवा सकते हैं, है ना। अब देखो जैसे कि आपके सचिन तेंदुलकर जी हो गए, है ना, और ऐसे ही आपके कई एक्टर हैं जो कुछ राज्यसभा के सदस्य हैं, कुछ लोकसभा के सदस्य हैं। ये लोग एक टाइमिंग बांध लेते हैं कि नहीं हमको साल में 1 दिन जाना है ना, और 2 महीने में 1 बार जाना है। इसके अकॉर्डिंग तो लगभग 16-17 दिन जाते हैं और फुल पेमेंट ये लोग अपना पाते रहते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को सिर्फ नाम के लिए रख दिया जाता है, वैसे कोई इनका बहुत योगदान नहीं रहता है ना। तो चलिए यहाँ पर ये सरकार है, सरकार अपने अकॉर्डिंग चलती है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं, ये जो आपकी हैं 26 का जवाब यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। केंद्रीय सरकार में जितनी भी शक्तियाँ आपकी निहित हैं वो केंद्रीय सरकार में निहित हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। अर्थात प्रबोध मतलब होता है ज्ञान, है ना। तो यहाँ पर कुछ शब्द इनको भी होते हैं, काफ़ी बच्चे अगर ना पता हुआ हो, है ना, तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो 27 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, बोध गया में आपको प्राप्त हुआ था इनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने थे ये आपके कौन थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, यहाँ पर देखो केंद्र की बात हो रही है
और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किसके पास? तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, प्रधानमंत्री। यहाँ पर देखो वास्तविक लगा दिया है, और वास्तविक ना लिखा होता तो हम लोग राष्ट्रपति को बोलते, लेकिन वास्तविक जो देखा जाए कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो आपके किसके पास? तो आपके प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? उच्चतम न्यायालय दिया गया है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय के जो होते हैं उनकी होती है कितनी? 65 साल होती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। और हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट की 62 वर्ष होती है। वैसे संशोधन किया गया था 62 से लेके 62 को बढ़ाकर 65 करने के लिए 114वां संविधान संशोधन, लेकिन पारित नहीं हो पाया अभी तक। तो यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिए भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं थे, इनको बाद में सम्मिलित किया गया। और इनको सम्मिलित जो किया गया था किस उद्देश्य से सम्मिलित किया था? ये कारण था आपका क्या? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अर्थात समानता स्थापित करना। एक जो सभी जो समाज है, समाज मतलब होता है एक जैसी, बराबर होना, है ना, गरीब और अमीर के अंतर को समाप्त कर देना, फिर इसके बाद कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। अगला है किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब अर्थात स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था यहाँ पर? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने। अगला है सहारा प्रदेश में धूल दानव है। देखो सहारा प्रदेश में एक कह सकते हैं कि एक प्रकार का तूफान चलता रहता है, और उस तूफान का नाम दिया जाता है धूल दानव, है ना। ये जो चलता है वो प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी है। सहारा प्रदेश में प्रातः काल चलती है, धूल भरी आपकी आंधी होती है, तो इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर का कायांतरित रूप बताइए। चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर, इसका हम लोग अगर परिवर्तन करते हैं, कायांतरित ये कह सकते हैं रूपांतरित। शैल हमने बताया था 3 प्रकार की होती हैं, तो उसमें से 3rd स्टेज वाली जो आपकी यहाँ पर है, ठीक है, तो चूना पत्थर का परिवर्तन जो आपका हो जाता है वो आपके संगमरमर पर होता है। ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? कॉफ़ी का उत्पादन जो आपका अधिकतम होता है वो आपका कहाँ होता है? तो याद रखिए आपकी ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर, अर्थात अवमूल्यन करना है, इसका जो संकेत प्रतीत होने लगता है वो निर्यात प्रोत्साहन के अनुसार, ठीक है। ए नंबर आपका हो जाएगा 36 का ए नंबर। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है आपका ये कहाँ पर? तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स आपके मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना, ये कारखाना आप जो आपका है डीजल लोकोमोटिव वर्क, वो आपके वाराणसी में है। ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन है? देखिए महाद्वीप की बात कर रहा है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो आपके एशिया में है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित? 40 नंबर, और 40 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कहाँ पर है? आपके कोलकाता में है। सी नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है यहाँ पर? और 41 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ये किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का होता है। अगला है बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल, और बायोडीजल के उत्पादन के लिए जो प्रक्रिया होती है कौन सी? 42 नंबर जवाब हो जाएगा आपका ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया गैस आपने अगर इंटर में लैब में गए हों तो आपने यहाँ पर उसके गुण देखे होंगे, प्रकार देखे होंगे, कैसे कैसे कह सकते हैं अमोनिया के क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये इसके जली विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ये प्रयोग होता है।
अगला है कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों में प्रेषित करने के लिए रूपांतरित कर देती है, तो ये रूपांतरित करने वाली जो है इसी डिवाइस को हम लोग मॉडेम बोलते हैं। ठीक है, मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? हार्ट अटैक। ये क्यों आ जाता है? तो ये क्यों होता है? जब हृदय में रक्त सही से ना पहुंच पाए, अर्थात रक्त की आपूर्ति में कमी। ऑप्शन सी। अगला इनमें से विषम कौन सा है? इनमें से विषम कौन सा है? 46 नंबर दिया है। विषम कौन सा है? तो संगमरमर है, चाक है, चूना है। ये जो तीनों हैं ये एक है, लेकिन बुझा चूना ये आपका अलग हो जाएगा। अगला है कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया सकता है? अर्थात जो भी जैव निम्नीकरण अपशिष्ट जैव पदार्थ जो निकलता है अपशिष्ट रूप में, इसको अगर हम प्रयोग करें तो किस रूप में रूपांतरित कर सकते हैं? रूपांतरित करके प्रयोग कर सकते हैं। तो ये होता है आपका न्यूक्लियस प्रोटीन्स के रूप में। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोटीन के रूप में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? मतलब जो बड़े शहर होते हैं, तो बड़े शहरों में जो ज़्यादा से ज़्यादा वायु प्रदूषण फैलाते हैं वो आपके कौन होते हैं? तो ज़्यादा प्रदूषण फैलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनमें से वो होते हैं आपके यहाँ पर सी नंबर शीशा। ठीक है, शीशा कैसे होता है? ये शीशा ये नहीं है दर्पण वाला, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में शीशा पाया जाता है, लेड वाला, है ना, उस तरह से। तो ये क्या होता है, बॉडी में जैसे पहुंचता है तो सांस की बीमारी हो जाती है, सांस फूलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग आपने नाम सुना होगा कि कंप्यूटर बग करने लगा, अर्थात कह सकते हैं 49 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एरर बताने लगता है, एरर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि कास्ट स्पिरिट क्या होती है? कास्ट स्पिरिट जो होती है, कास्ट में एक लिक्विड होता है उसे कास्ट स्पिरिट बोलते हैं। ये मेथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, मेथिल एल्कोहल होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट आपका जो था सॉल्व हमने करा दिया और ये PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो उसे डाउनलोड कर पाएंगे। अच्छा लगा सभी को आज का टेस्ट? सही है ना? देखो क्लास जब स्टार्ट हुआ करे तो आप बातें स्टार्ट में कर लिया करें, लेकिन जब चालू हो जाए क्लास तो क्लास में बातें पढ़ाई पर ही फोकस करिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैटिंग में एक दूसरे क्या होता है ना कि कन्फ्यूजन भी हो जाता है, सही से क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं, दूसरे कमेंट देखने के टाइम व्यतीत हो जाता है ना। तो इतने देर अगर मेहनत करते हो तो इतनी मेहनत कर लिया करिए, चैटिंग बाद में पहले कर लिया करिए। ठीक है, लेकिन क्लास में थोड़ा सा अगर माहौल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, लगेगा कि नहीं हमने आज क्लास में कुछ सीखा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। और सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, आप लोग भी खुशी से जाइए, हम भी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।